हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू टू द लर्निंग एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ओजोन लेयर के बारे में और जानेंगे कि क्या है इसकी कंपोजिशन, कहाँ पे ये पाई जाती है, इसका डिप्लीशन हो रहा है तो क्यों हो रहा है, कौन कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं और इसको बचाने के लिए हम लोगों ने कौन कौन से स्टेप्स उठाए हैं, कौन कौन से कन्वेंशंस हैं इंटरनेशनली। ठीक, उन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे एक एक करके। तो देखते हैं आज के वीडियो में कौन कौन से टॉपिक्स हम लोग कवर करेंगे। सबसे पहला जो टॉपिक हम लोग कवर करेंगे वो है हमारा व्हाट इज़ ओजोन। ओजोन है क्या, ठीक। और ये हमारी एक इन्फॉर्मेशन दी गई है कि 16 सितंबर को हम लोग ओजोन डे मनाते हैं। इसके बाद जो हमारा दूसरा टॉपिक है जो हम लोग पढ़ेंगे वो हो गया ओजोन इन द अर्थ एटमॉस्फेयर। बेसिकली हमारा ओजोन अर्थ के एटमॉस्फेयर में कहाँ पाई जाती है और इसका रोल क्या है, ठीक। थर्ड जो क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे वो है हमारा ओजोन होल। ओजोन होल से मतलब है हमारा कि ओजोन डिप्लीशन क्यों हो रहा है, उसके एविडेंसेस क्या हैं, उसको सबसे पहले देखा किसने कि ओजोन होल हो रहा है, ठीक। अब ओजोन होल और अंटार्कटिका एंड आर्कटिक रीजन, अंटार्कटिका रीजन या आर्कटिक रीजन में ओजोन होल का फॉर्मेशन क्यों हो रहा है, व्हाट आर द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, ठीक। फिर हम लोग पढ़ेंगे कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन और इंटरनेशनली या ग्लोबली कौन कौन से स्टेप्स उठाए गए हैं ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके बाद जो हमारा छठा टॉपिक है जो हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वो है हमारा काइगली अमेंडमेंट टू द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ठीक। अलग अलग जो अमेंडमेंट्स हैं या प्रोटोकॉल्स हैं ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर हम लोग डिस्कस करेंगे एग्रीमेंट अंडर काइगली अमेंडमेंट। काइगली जो अमेंडमेंट है उसके एग्रीमेंट को डिस्कस करेंगे, इसके अंदर क्या क्या अहम बातें की गई, क्या क्या स्टेप्स टेक किए गए, ठीक। इसके बाद जो हमारा लास्ट टॉपिक है इंडिया एंड द ओजोन प्रोटेक्शन। हम लोग इंडिया में रहते हैं तो इंडिया ने कौन कौन से स्टेप्स उठाए हैं ओजोन लेयर के प्रोटेक्शन के लिए, कौन कौन से कन्वेंशंस हैं, कौन कौन से अमेंडमेंट्स हैं या एक्ट्स हैं, ठीक। उन सब के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं हमारा जो पहला टॉपिक है व्हाट इज़ ओजोन। ओजोन बेसिकली है क्या, तो ओजोन और ट्राई ऑक्सीजन, बेसिकली हमारा जो ओजोन है वो ट्राई ऑक्सीजन है। ट्राई ऑक्सीजन का मतलब है कि इसके हमारा जो है उसमें 3 ऑक्सीजन एटम मिलकर ट्राई ऑक्सीजन बनाते हैं, वही हमारा ओजोन होता है। ये बेसिकली हमारा इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होते हैं, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होते हैं। तो ये हमारा बेसिकली इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है विद द केमिकल फार्मूला इज O3। जब ऑक्सीजन के 3 एटम्स आफ्टर एक साथ जुड़ जाते हैं तब हमारा O3 बनाते हैं, वही हमारा बेसिकली ओजोन होता है, ठीक। अब जो हमारा ओजोन है इट इज़ द पेल ब्लू गैस, ठीक। ये पेल ब्लू गैस है विद डिस्टिंक्टिवली पंजेंट स्मेल, इसमें पंजेंट स्मेल आती है, ठीक। अगला जो हमारा पॉइंट है इट इज़ एन एलोट्रोप ऑफ ऑक्सीजन। ये बेसिकली हमारा ऑक्सीजन का एलोट्रोप है। जिस प्रकार कार्बन के एलोट्रोप्स होते हैं, डायमंड हो गया, कोल हो गया, सेम उसी प्रकार जो हमारा ऑक्सीजन का एलोट्रोप है ये हमारा ओजोन है, ठीक। डैट इज़ मच लेस स्टेबल देन डायटोमिक एलोट्रोप O2, जो कि हमारा जो O3 है वो लेस स्टेबल है इन कंपैरिजन टू द डायटोमिक एलोट्रोप। जो हमारा डायटोमिक एलोट्रोप है O2 उससे जो हमारा O3 है वो लेस स्टेबल है, ब्रेकिंग डाउन इन द लोअर एटमॉस्फेयर टू O2। जो हमारा लोअर एटमॉस्फेयर है उसमें जो हमारा O3 है वो O2 में ब्रेक हो जाता है, जो कि हमारा डाई ऑक्सीजन है। ये पॉइंट समझे आप कि हम जब नीचे आते हैं हमारे लोअर एटमॉस्फेयर में जो हमारा O3 मॉलिक्यूल है वो ब्रेक होके O2 में कन्वर्ट हो जाता है। क्यों हो जाता है वो हम लोग आगे भी डिस्कस करेंगे, कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हैं इसके लिए कि हमारा जो ट्राई एटॉमिक या ट्राई ऑक्सीजन वो है वो डाई एटॉमिक ऑक्सीजन में कैसे कन्वर्ट हो जाता है। अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं एलोट्रॉपी बेसिकली हमारा होता क्या है, ठीक। एलोट्रॉपी या फिर एलोट्रोपिज्म इज अ प्रॉपर्टी ऑफ द सेम केमिकल एलिमेंट टू एग्जिस्ट इन द 2 और मोर डिफरेंट फॉर्म्स।
मतलब एलोट्रॉपी का मतलब होता है जब कोई एलिमेंट होता है वो दो अलग अलग डिफरेंट फॉर्म्स में पाया जाए बट उसकी जो फिजिकल स्टेट है वो सेम रहे। ठीक, फिजिकल स्टेट अगर सेम है तो वो हमारा एलोट्रॉप कहा जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं ओजोन का फॉर्मेशन कैसे होता है। ओजोन इज फॉर्म्ड फ्रॉम द डाइऑक्सीजन बाय द एक्शन ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट एंड द इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज विद इन द अर्थ एटमॉस्फेयर। तो जो हमारा ओजोन लेयर या ओजोन बनता है तो कब बनता है, जब हमारा अल्ट्रावायलेट रेज पड़ती हैं O2 पार्टिकल्स पे या फिर हमारा लार्ज इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज हो, मतलब बादल जब कड़कते हैं बिजली उत्पन्न होती है उससे भी हमारा ओजोन का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। ठीक, इट इज़ फॉर्म्ड बाय द कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बिटवीन द नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड द हाइड्रोकार्बन्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ये वही वाला पॉइंट यहाँ पे डिस्कस हो गया कि अल्ट्रावायलेट रेज के टाइम पे हमारा ओजोन कैसे बनती है जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होता है जिसमें हमारा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और तरह तरह के हाइड्रोकार्बन्स के बीच में रिएक्शन होता है सनलाइट के प्रेजेंस में, तब हमारा ओजोन का फॉर्मेशन होता है। जो हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ओजोन लेयर की डिस्कवरी किसने की आखिर। ठीक, तो जो ओजोन लेयर है उसकी डिस्कवरी फ्रेंच फिजिस्ट चार्ल्स फैब्री ने की है एंड हेनरी बुशन ने की है 1913 में। एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ओजोन होल की डिस्कवरी अलग है, जिन्होंने बताया कि अंटार्कटिका में ओजोन की परत थिनर होती जा रही है, बट ओजोन लेयर की डिस्कवरी इन दो फिजिस्ट ने की, चार्ल्स फैब्री ने और हेनरी ने। ठीक, आप ध्यान रखिएगा। अभी हम आगे डिस्कस करेंगे जब ओजोन होल के बारे में, तब हम लोग डिस्कस करेंगे कि ओजोन होल की खोज किसने की। ठीक, अब हम देख लेते हैं कि अर्थ के एटमॉस्फेयर में ओजोन कैसे बनती है, जो हमारा दूसरा टॉपिक था। इसका नेचुरल प्रोडक्शन देखते हैं कैसे होता है। तो मान लेते हैं हमारा O2 डायटोमिक ऑक्सीजन पार्टिकल है, उसके साथ हमारा यूवी रेस उस पर पड़ रही हैं, तो जो डायटोमिक ऑक्सीजन है वो 2 पार्ट्स में ब्रेक हो जाएगी, ऑक्सीजन एटम। ठीक, अब ये जो हमारा लोअर एटमॉस्फेयर में O2 प्रेजेंट है उसके साथ वो रिएक्ट करके O3 या ओजोन बना लेगा। अब हम देखते हैं कि जो ओजोन है उसका नेचुरल डिस्ट्रक्शन कैसे होता है, कैसे ये नष्ट होती है ओजोन लेयर। O3 है उस पर भी यूवी रेस पड़ रही हैं, वो भी हमारा O और O2 में ब्रेक हो जा रहा है। जो हमारा O3 है, ठीक, वो O के साथ रिएक्ट करके 2 ऑक्सीजन डायटोमिक बना लेते हैं और O3 रिएक्ट करके भी डायटोमिक पार्टिकल बना लेते हैं ऑक्सीजन का। अगर हम मान लेते हैं कि ये हमारा बड़ा बॉक्स साइज है वो ओजोन लेयर को रिप्रेजेंट करता है, तो जो हमारा नेचुरल डिस्ट्रक्शन है वो हमारा ये है, और मैन कॉज डिस्ट्रक्शन जो अंदर दिखाया जा रहा है ये है। ठीक, प्रोडक्शन और डिस्ट्रक्शन इसमें दिखाया गया है। अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं एंथ्रोपोजेनिक डिस्ट्रक्शन ऑफ ओजोन। एंथ्रोपोजेनिक एजेंट कौन कौन से हैं जो हमारी ओजोन लेयर को डिस्ट्रक्ट करते हैं या नष्ट करते हैं। पहला जो हो गया ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन। जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड हैं जो कि हमारे जेट इंजन से निकलते हैं, एग्जॉस्ट होते हैं, इसकी वजह से मेनी कंट्रीज़ जो हैं, बहुत सारी कंट्रीज़ में सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट जो हैं उनको बैन कर दिया गया है या उनको बनाने पर रोक लगा दी गई है। अब कैसे करते हैं हमारे जो ऑक्सीजन ऑक्साइड्स हैं नाइट्रोजन के, आइए देखते हैं। सबसे पहले होता क्या है, जो O3 पार्टिकल है ओजोन है, ओजोन के साथ नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है रिएक्ट करती है, वो बनाती है NO2 + O2 डायटोमिक ऑक्सीजन बनाती है। ठीक, फिर हमारा जो NO2 है उसके साथ रिएक्ट करता है O ऑक्सीजन एटम, ये हमारा बनाता है NO जो है यहाँ से यहाँ पे आता है, तब रिएक्शन हमारी कंप्लीट होती है। ठीक, पहले ये रिएक्शन होती है, बाद में ये रिएक्शन होती है। ठीक, ये हमारी मेन रिएक्शन है, ये हमारी पीछे की रिएक्शन है। सबसे पहले NO2 के साथ ऑक्सीजन एटम रिएक्ट करता है, बनाता है NO + O2। यही हमारा NO जो बनता है वो हमारा ओजोन के साथ रिएक्शन करके NO2 और O2 बनाता है। दूसरा जो हमारा एजेंट है जो ओजोन को डिस्ट्रक्ट करता है वो हमारा क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स है, CFCs, ये शॉर्ट फॉर्म है। इसका मतलब है कार्बन, फ्लोरीन और क्लोरीन। अब यहाँ पे बात की जा रही है ओजोन ऑकर्स बोथ इन द अर्थ अपर एटमॉस्फेयर, जो कि हमारा स्ट्रेटोस्फेयर है,
ओजोन हमारी अपर एटमॉस्फेरिक लेयर्स में भी पाया जाता है और लोअर एटमॉस्फेरिक लेयर्स में। जो हमारी अपर एटमॉस्फेरिक लेयर की बात की जा रही है वो बहुत ऊपर की बात नहीं की जा रही है, ये हमारा स्ट्रेटोस्फेयर की बात की जा रही है, जो कि हमारा 10 किलोमीटर से लेकर के 50 किलोमीटर के बीच में अर्थ की सरफेस से ऊपर स्ट्रेटोस्फेरिक लेयर में पाई जाती है। अगर हम इसके ग्राउंड लेवल की बात करें तो ये हमारा ट्रोपोस्फेरिक लेयर में भी पाई जाती है, विद इट्स हाईएस्ट कंसंट्रेशन हाई इन द ओजोन लेयर ऑफ स्ट्रेटोस्फेयर। लेकिन जो हमारा हाईएस्ट कंसंट्रेशन है ओजोन का वो हमारा स्ट्रेटोस्फेरिक लेयर में पाया जाता है, जो कि हमारा रेंज कर सकता है 25 से 35 या 25 से 30 के बीच में पाया जाता है। ठीक, ओजोन लेयर कैन बी गुड और बैड डिपेंडिंग अपॉन वेयर इट इज़ प्रेजेंट। ओजोन लेयर हमारे लिए लाभदायक भी हो सकती है, हानिकारक भी हो सकती है। आइए जानते हैं क्यों और कैसे। जो हमारी गुड ओजोन है, ठीक, इट ऑकर्स नेचुरली इन द अर्थ अपर एटमॉस्फेयर स्ट्रेटोस्फेयर वेयर इट फॉर्म्स अ प्रोटेक्टिव लेयर दैट शील्ड अस फ्रॉम सन हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज। जो हमारी गुड ओजोन है वो हमारे अपर स्ट्रेटोस्फेरिक लेयर में पाया जाता है, बेसिकली 25 से 30-35 किलोमीटर ग्राउंड सरफेस से ऊपर। ये हमारा करता क्या है, एक हमारा सील्ड बना लेता है। सील्ड का मतलब है एक कवरिंग लेयर बना लेता है। मान लीजिए हमारी ये अर्थ है, अर्थ के ऊपर इतनी ऊपर हमारी सील्ड बना लेगा, और जो भी सन की रेज आ रही हैं उनको यूवी रेज उनको धरती पे नहीं आने देगा। हार्मफुल यूवी रेज है उनको एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक, ओजोन शील्ड, वही बात हो गई, ओजोन शील्ड की बात यहाँ पे कर रहे हैं। इट इज़ अ रीजन ऑफ द अर्थ स्ट्रेटोस्फेयर दैट एब्जॉर्ब मोस्ट ऑफ द सन्स यूवी रेज। यह वह रीज़न है अर्थ के एटमॉस्फेयर का जो कि स्ट्रेटोस्फेयर में पाया जाता है, जो कि सन की हार्मफुल यूवी रेज को एब्जॉर्ब कर लेता है ज़्यादा से ज़्यादा। इट कंटेन्स हाई कंसनट्रेशन ऑफ ओजोन। जो हमारा जहाँ पे ओजोन शील्ड प्रेजेंट है वहाँ पे ओजोन का कंसनट्रेशन सबसे ज़्यादा है। ठीक, दिस लेयर एब्जॉर्ब 97 to 99% ऑफ सन्स यूवी रेज। ठीक, जो हमारी लगभग 99% हार्मफुल यूवी रेज हैं उनको एब्जॉर्ब करने का काम हमारा ओजोन शील्ड करता है, और ये हमको प्रोटेक्ट करता है विच अदरवाइज वुड पोटेंशियली डैमेज एक्सपोज लाइफ फॉर्म्स नियर द सरफेस। अगर जो ये हमारी हार्मफुल यूवी रेज अर्थ की सरफेस तक आती हैं तो ये हमें तरह तरह से नुकसानदायक या नुकसान पहुंचा सकती हैं। ठीक, अब हम देखते हैं इम्पैक्ट ऑफ ओजोन डिप्लीशन ऑन ह्यूमन लाइफ। ह्यूमन लाइफ पे जो हमारा ओजोन का डिप्लीशन है उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक, यूवी रेडिएशन कैन बी हार्मफुल टू द स्किन एंड इज़ द मेन कॉज ऑफ सनबर्न। यूवी रेडिएशन की वजह से हमें स्किन कैंसर देखने को मिल सकता है, सनबर्न देखने को मिल सकता है, और अलग अलग जो हमारी स्किन प्रॉब्लम्स हैं वो भी देखने को मिल सकती हैं। एक्सेसिव एक्सपोजर कैन ऑल्सो कॉज कैटरैक्ट्स। ठीक, अगर एक्सेसिव एक्सपोजर है हमारा सनलाइट में या यूवी रेज में तो हमारे कैटरैक्ट आँखों की बीमारियां हो सकती हैं, इम्यून सिस्टम जो है उसका सुप्रेशन हो सकता है, जेनेटिक डैमेज हो सकता है, रिजल्टिंग इन द प्रॉब्लम सच एज स्किन कैंसर, जैसा कि हम लोगों ने पहले डिस्कस किया। ठीक, अब जो हमारा थर्ड टॉपिक है ओजोन होल, यही हमारा मेन प्रॉब्लम है जो कि डिस्कस करना था आज की वीडियो में। ओजोन होल या फिर ओजोन डिप्लीशन क्यों हो रहा है, ओजोन होल से हमारा क्या मतलब है, क्या गड्ढा बना जा रहा है? नहीं, ओजोन होल या ओजोन डिप्लीशन से हमारा मतलब है कि कंसंट्रेशन जो है ओजोन का, O3 का, ठीक, वो कम होता जा रहा है, वो थिनर होता जा रहा है। ठीक, तो द डिस्कवरी ऑफ एंटार्क्टिक ओजोन होल वॉज फर्स्ट अनाउंस्ड इन अ पेपर। ठीक, जो ओजोन अंटार्कटिक रीजन में ओजोन होल होता जा रहा है, ओजोन की परत जो है वो थिनर होती जा रही है, उसको सबसे पहले किसने बताया, किसने अनाउंस किया? ये हमारे ब्रिटिश अंटार्कटिक सर्वे ने बताया, जो इसमें इन्वॉल्व थे वो थे जो फरमान, ब्रायन गार्डनर एंड जोनाथन सैंकलेन ने 1985 में इसको बताया कि हमारा जो ओजोन होल है वो अंटार्कटिक रीजन में बढ़ता जा रहा है। ओजोन होल बेसिकली है क्या, उसको डिस्कस कर लेते हैं। इट रिफर्स टू अ रीजन इन द स्ट्रेटोस्फेयर वेयर द कंसंट्रेशन ऑफ द ओजोन बिकम्स एक्सट्रीमली लो इन सर्टेन मंथ।
ठीक। कुछ महीनों में जो हमारा ओजोन का कंसंट्रेशन है स्ट्रेटोस्फेरिक लेयर में वो कम देखने को मिलता है, मतलब उसमें थिनिंग आ जाती है, कंसंट्रेशन कम हो जाता है, वही उसी को हम लोग ओजोन होल कहते हैं। अब जो हमारा ओजोन होल है या ओजोन डिप्लीशन है उसके पीछे मुख्य कारण क्या है, रीजंस क्या हैं? द मेन कॉज ऑफ ओजोन होल इज द मैन्युफैक्चर्ड केमिकल्स referred as ozone depleting substances ODs। जो हमारे ODs हैं, ओजोन डिफ्लेक्टिंग सब्सटेंसेस हैं, वही हमारे रिस्पॉन्सिबल हैं ओजोन डिप्लीशन के। कि हमारा डिफ्लेक्टिंग है, यहाँ पर डिप्लीटिंग हो जाएगा, ठीक। डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस जैसे कि हमारा हैलोजन हो गए या हेलोकार्बन रेफ्रिजरेंट्स हो गए, जैसे CFCs हो गए, ठीक। सॉल्वेंट्स हो गए, प्रोपेलेंट्स हो गए, फ्लोम ब्लोइंग एजेंट्स हो गए, जैसे कि हमारा क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसमें क्लोरीन हो गया, फ्लोरीन हो गया, कार्बन पार्टिकल्स हो गए, जैसे कि CFCs हो गए, HCFCs हो गए और हैलोन्स हो गए, ठीक। ये हमारे मुख्य रीज़न है हमारे ओजोन डिप्लीशन के या ओजोन होल के। लेकिन हमारे जो पोस्ट पे ओजोन होल या ओजोन डिप्लीशन देखने को मिलता है उसके पीछे और भी अलग अलग फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं। जो क्लाइमेटिक चेंजेस होते हैं उसकी वजह से भी हमारा ओजोन डिप्लीशन देखने को मिलता है, ठीक। जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ओजोन का जो डिप्लीशन है वो दो मुख्य कारणों से होता है। एक तो नेचुरल भी हो सकता है, ठीक, और इसका ह्यूमन इम्पैक्ट भी हो सकता है। ह्यूमन की एक्टिविटीज़ जो है, ह्यूमन के द्वारा भी इसको डिप्लीट करने में अपना अहम योगदान देते हैं। अब हम लोग डिस्कस करेंगे ओजोन होल और अंटार्कटिका एंड आर्कटिक रीजन। जो अंटार्कटिका और आर्कटिक रीजन है वहाँ पे कुछ महीनों में हमारा ओजोन डिप्लीशन या ओजोन का कंसंट्रेशन है वो कम देखने को मिलता है। क्यों मिलता है, आइए डिस्कस करते हैं। द ओजोन होल मोस्ट कॉमनली रेफर टू द डिप्लीशन और अंटार्कटिका, ठीक। ओजोन होल का मतलब है जो अंटार्कटिका रीजन है वहाँ पे ओजोन का डिप्लीशन देखने को मिलता है from each year in the month of September, October, November due to the set of spatial meteorological and chemical conditions that arise at the South Pole and can reach size of 20 to 25 million square kilometer, ठीक। जो हमारे ओजोन होल की कंडीशंस है वो हमारे कुछ महीनों में, जैसे कि हमारा सितंबर हो गया, अक्टूबर हो गया, नवंबर हो गया, इसमें देखने को मिलती है। और यह जो प्रतिक्रिया है यह बेसिकली कुछ मेट्रोलॉजिकल चेंजेस आते हैं, केमिकल कंडीशन अराइज होती हैं हमारे पोल्स पे, उनकी वजह से देखने को मिलती हैं। ज़्यादातर हमारा साउथ पोल में देखने को मिलती हैं जिनका साइज लगभग 20 से 25 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर हो सकता है। साइज ऑफ ओजोन होल और आर्कटिक रीजन रिमेन स्मॉल कंपेयर टू दैट यूजुअली ऑकर्ड इन द सदर्न हेमिस्फीयर। सदर्न हेमिस्फीयर में जो हमारा ओजोन का डिप्लीशन है या ओजोन होल देखने को मिलता है इन कंपैरिजन वो ज़्यादा होता है टू द आर्कटिक रीजन, ठीक। और ऐसा क्यों होता है, ऐसा बेसिकली इसीलिए होता है कि कुछ स्पेशल मेट्रोलॉजिकल फीचर्स होते हैं या केमिकल कंडीशंस अराइज होती हैं, जैसे हमारा पोलर वर्टेक्स हो गया। जब हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे तो उसमें पोलर वर्टेक्स के डिस्कस करेंगे। पोलर वर्टेक्स हो गया या और दूसरी जो कंडीशंस हैं, ठीक, उनकी वजह से हमें ऐसा देखने को मिलता है। अब बेसिकली हम लोग डिस्कस कर लेते हैं अलग अलग कन्वेंशंस या अलग अलग जो हमने चीज़ें फॉलो की हैं ताकि हम ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट कर सकें ग्लोबली, इंटरनेशनली। कुछ स्टेप्स उठाएं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग कन्वेंशंस के बारे में डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से कन्वेंशंस हुए हैं इंटरनेशनली कि ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट किया जा सके। तो सबसे पहले जो हमारा पहला कन्वेंशन है वो 1985 में आया, जब ओजोन होल की खोज की गई हमारी ब्रिटिश अंटार्कटिक सर्वे, जैसा कि हम लोगों ने अभी डिस्कस किया था ऊपर। वेना कन्वेंशन बेसिकली है क्या? वेना कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर 1985। ये वेना कन्वेंशन हमारा 1985 में आया था। इसमें बेसिकली जो बात की गई थी वो ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करने के लिए की गई थी। यह है क्या? एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट इन विच UN मेंबर्स, मतलब यूनाइटेड नेशन मेंबर्स, रिकॉग्नाइज्ड द फंडामेंटल इम्पोर्टेंस of preventing damage to the stratospheric ozone layers। जो हमारे यूनाइटेड नेशंस
के मेंबर्स हैं या कंट्रीज़ हैं, उन्होंने रिकग्नाइज़ किया कि जो हमारा स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन लेयर है उसमें डिप्लीशन हो रहा है और उसे संरक्षित करना या बचाना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो उसके लिए कोई कन्वेंशन होना चाहिए। ठीक, इसके वजह से हमारा इंटरनेशनली एग्रीमेंट हुआ, म्यूचुअल एग्रीमेंट हुआ, ताकि ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट किया जा सके। क्योंकि ओजोन लेयर को जब हम प्रोटेक्ट करेंगे तब हमें अलग अलग जो इसके इम्पैक्ट हैं वो देखने को मिलेंगे, जैसे कि यूवी रेज़ का अब्जॉर्प्शन करते हैं हमारा ओजोन लेयर और हमें अलग अलग सिम्टम्स हैं, जो अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं जो यूवी रेज़ की वजह से हो सकती हैं, उससे हमें बचाते हैं। अब जो हमारा दूसरा जो है स्टेप उठाया गया वो है हमारा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में बेसिकली क्या हुआ ये देखते हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ऑन सब्सटेंसेस दैट डिप्लीट द ओजोन लेयर। ठीक, अब हमें उन सब्सटेंस पे रोक लगानी है या उनको कंट्रोल करना है जो हमारे ओजोन लेयर में डिप्लीशन में अपना अहम रोल प्ले करते हैं। ये हमारा 1987 में बेसिकली आया, जिसमें बेसिकली बात की गई कि उन सब्सटेंसेस को पता करना है, उनको कम से कम निकलने देना है या उनको उन पे रोक लगानी है जो हमारे ओजोन लेयर के डिप्लीशन में अपना रोल प्ले करते हैं। ठीक, नेगोशिएटेड टू कंट्रोल द कंजप्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ एंथ्रोपोजेनिक ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस। जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया था, जो ओडीज थे, ठीक, जैसे हेलोकार्बन, रेफ्रिजरेंट्स थे, सॉल्वेंट्स थे, फोम ब्लोइंग एजेंट्स थे, जैसे कि हमारा CFCs हो गया। इन सब चीज़ों पे रोक लगाने के लिए या इनको कंट्रोल करने के लिए ये प्रोटोकॉल बेसिकली आया कि इनका जो उत्सर्जन है, जैसे CFCs हो गया जो हमारे रेफ्रिजरेटर्स से निकलता है, ठीक, उन पे कंट्रोल करने के लिए ये प्रोटोकॉल बनाया गया। इट हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड एज द मोस्ट सक्सेसफुल इंटरनेशनल एनवायरमेंटल ट्रीटी इन हिस्ट्री। पूरे हमारे इतिहास में जो हमारी ये ट्रीटी हुई, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ये ज़्यादा से ज़्यादा सक्सेसफुल हुई एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने में। ठीक, ये इंटरनेशनली बनाई गई थी और ये ज़रूरी भी है। हम जानते हैं हमारे ओजोन लेयर जो है वो किस प्रकार हमें संरक्षित करती है, बचाती है, और इसका भी संरक्षण बहुत ही ज़रूरी है। इट हैज़ बीन यूनिवर्सली रेटिफाइड एंड ऑल द 197 कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड। जो हमारी वर्ल्ड की 197 कंट्रीज़ हैं उनके द्वारा इसे रेटिफाइड, मतलब इसको चेक भी किया गया है, ठीक, और इसे माना भी गया है इंटरनेशनली 197 कंट्रीज़ के द्वारा। ठीक, तो ये हमारा हो गया मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। अब हमारा आता है काइगली अमेंडमेंट टू मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 2016। ठीक, इसको भी जानना ज़रूरी है। 16 सितंबर को हम लोग इंटरनेशनल ओजोन डे सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि 16 सितंबर को ये मनाया जाता है ताकि हम ओजोन डे मना सकें या ओजोन प्रोटेक्शन डे मना सकें इंटरनेशनली। काइगली अमेंडमेंट टू मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, इसको पढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं। इट इज़ एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट टू ग्रेजुअली रिड्यूस द कंजप्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। ठीक, HFC जो है हाइड्रोकार्बन्स हैं, उनके प्रोडक्शन पे या उनके कंजप्शन पे इंटरनेशनली उसको रोकना या रिड्यूस करना, उस पर कंट्रोल करना, उसके लिए ये हमारा प्रोटोकॉल आया था। इसके पहले जो हमारा प्रोटोकॉल आया था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, उसमें बेसिकली बात की गई थी हमें उन सब्सटेंस को पहचानना है, उन पे रोक लगानी है या उनको कंट्रोल करना है जो हमारे ओजोन लेयर को डिप्लीट करते हैं। बट हमारा जो काइगली अमेंडमेंट है वो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में आया, वो बेसिकली फोकस करता है हाइड्रोकार्बन्स को रोकना या उसके कंजप्शन या प्रोडक्शन को रेगुलेट करना। ठीक, हिस्टोरिकली chlorofluorocarbons were used in these applications, but the deleterious effect of these gases on the ozone layer was discovered in 1970s। जो हमारा CFCs है उसके हार्मफुल जो इम्पैक्ट हैं ओजोन लेयर डिप्लीशन में, उसके बारे में जो डिस्कवरी हुई वो हमारा 1970s में हुई। उससे पहले जो हमारा CFCs हैं उनका अलग अलग एप्लीकेशंस में ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किया जाता था, बट उसके इम्पैक्ट के बारे में नहीं पता था। उसकी डिस्कवरी हमारी 1970s में हुई।
The Montreal Protocol decided to phase out CFCs, the use of hydrofluorocarbons. ठीक, CFCs हो गए, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हो गए या हाइड्रोजन फ्लोरोकार्बन्स हो गए, इनको मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ने इनको पता किया और इनके कंजप्शन पे या प्रोडक्शन पे रेगुलेट करने के लिए अलग अलग प्रोटोकॉल या कन्वेंशन बनाए। जो हमारा हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स है वो CFCs के रिप्लेसमेंट में आया, क्योंकि हमारा जो CFCs है वो ज़्यादा हार्मफुल है, बट HFCs इन कंपैरिजन टू CFCs वो CFC ज़्यादा हार्मफुल है, HFCs जो है कम हार्मफुल है। तो जो हमारा हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स आया वो इसके रिप्लेसमेंट में आया। जो हमारा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है उसने CFCs का यूज़ है वो फेज आउट मतलब हटा दिया, और उसकी जगह पे जो दूसरा ऑप्शन अपनाया वो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स को अपनाया। However, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स आर मोर पावरफुल ग्रीन हाउस गैसेस। जो हमारा हाइड्रोजन फ्लोरोकार्बन्स हैं उनका भी इम्पैक्ट पड़ता है हमारे एटमॉस्फेयर में, क्योंकि वो हमारे पावरफुल ग्रीन हाउस गैसेस हैं। और ग्रीन हाउस गैसेस तो हम जानते हैं ये हमारे इंसुलेशन या सन की एनर्जी को ट्रैप करते हैं और अर्थ के एटमॉस्फेयर को वार्म करने में अपना रोल प्ले करते हैं। जो हमारे अलग अलग कन्वेंशंस हैं या प्रोटोकॉल्स हैं उनका मेन एम है क्या बेसिकली, जो हमारा मेन एम है, जो ओवरऑल गोल है, इज़ टू अचीव ओवर 80% रिडक्शन इन HFCs कंजप्शन बाय 2047। 2047 तक जो हमारा कंजप्शन है HFCs हाइड्रोजन फ्लोरोकार्बन्स का, उसका कंजप्शन जो है 80% रिड्यूस करने का जो गोल है वो बनाया गया है। ठीक, इस अमेंडमेंट के अंदर जो हमारे डेवलप कंट्रीज़ का क्या रोल प्ले कर रही हैं और डेवलपिंग कंट्रीज़ क्या रोल प्ले कर रही हैं। ठीक, आइए देखते हैं। डेवलप्ड कंट्रीज़ लाइक USA, UK एंड यूरोपियन यूनियन कंट्रीज़ जो गई हैं reduce the HFCs consumption beginning in 2019 and reduce it to 15% of 2012 level by 2036। जो हमारा 2012 में इनका जो लेवल है यूज़ करने का वो 15% है, इसको 2036 तक 15% कम करने का इन्होंने इरादा किया है। Most developing countries like China, Brazil will freeze consumption in 2024। जो हमारी मोस्ट डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं जैसे कि चाइना, ब्राज़ील हो गई, वो जो हमारा HFCs का कंजप्शन है वो 2024 तक फ्रीज़ कर देंगी या बंद कर देंगी, या फिर इसको रिड्यूस कर देंगी 20% 2021 में, और 2025 तक बिल्कुल इसको फ्रीज आउट कर देंगे, इसका यूज़ बंद कर देंगे। ठीक, The plan also provide financing to certain countries to help them transition to climate friendly alternatives। और इसका जो प्लान है, इस एग्रीमेंट का जो अमेंडमेंट्स हैं या एग्रीमेंट हैं, इनका ये भी फोकस है कि जो हमारी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं या ऐसी कंट्रीज़ हैं जिनको फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है, ताकि वो ऐसी चीज़ों को यूज़ करें जो हमारे इको फ्रेंडली हों या क्लाइमेट फ्रेंडली हों। ठीक, उनको फाइनेंस की सुविधा दी जाती है अलग अलग कंट्रीज़ को, ताकि वो ऐसे प्रोडक्ट या चीज़ों को ना यूज़ करें, सब्सटेंसेस को ना यूज़ करें जो हमारे इन्वायरमेंट को हार्म पहुंचाते हैं। With the Kigali Amendment, the Montreal Protocol has become an even more powerful instrument against global warming। ग्लोबल वार्मिंग में भी हमारा जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है वो एक पावरफुल इंस्ट्रूमेंट बन गया है जो हमारे ग्लोबल वार्मिंग के कंट्रोल में अपना रोल प्ले करता है। ठीक, TEAP, the Technology and the Energy Assessment Panel will take a periodic review। ये जो हमारा TEAP है ये हमारा पीरियोडिक रिव्यू करता है कि अलग अलग जो हमारे अल्टरनेटिव टेक्नोलॉजीज़ हैं एंड प्रोडक्ट फॉर द एनर्जी एफिशिएंसी एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स। ये TEAP बेसिकली हमारा फोकस करता है अलग अलग चीज़ों पे, अलग अलग टेक्नोलॉजीज़ पे कि वो इको फ्रेंडली हों। ठीक, अब बेसिकली एट द लास्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि इंडिया एंड द ओजोन प्रोटेक्शन। इंडिया कैसे अपना रोल प्ले करती है ओजोन के प्रोटेक्शन में।
आइए समझते हैं, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ओजोन का आंसर आए तो आप ये लिख देंगे तो काफ़ी ज़्यादा एनरिचिंग हो जाएगा, क्योंकि इंडिया अपना क्या रोल प्ले कर रही है ये भी बहुत अहम है। तो द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड द क्लाइमेट चेंज हैज सेट अप एन ओजोन सेल। ठीक, जो इंडिया है उसने, जो इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है, उसने ओजोन सेल बनाया है, जो कि कैसे बनाया है, एज अ नेशनल ओजोन यूनिट, NOU के फॉर्म में बनाया है हमारा ओजोन सेल, to render necessary services for effective and timely implementation of Montreal Protocol and Kigali Amendments and its ODS phase out program in India। इंडिया में जो हमारे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हैं या काइगली अमेंडमेंट्स के जो चीज़ें हैं उनको लागू करने के लिए इंडिया की जो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट या फॉरेस्ट एंड क्लाइमेटिक चेंज है उसने ओजोन सेल बनाया है, नेशनल ओजोन यूनिट्स। वो बेसिकली हमारा इस चीज़ पे फोकस करते हैं कि जो अलग अलग सर्विसेज हैं उनको टाइमली इम्प्लीमेंट करने के लिए, जैसे कि हमारा ODS फेज़ आउट प्रोग्राम है उसको इंडिया में सुविधाजनक लागू करना। ठीक, और अलग अलग जो सर्विसेज हैं उनको इफेक्टिवली और टाइमली इम्प्लीमेंट करना। The Government of India announced in January 2020 that it has achieved the complete phase out of ozone depleting hydrofluorocarbons HCFCs। ठीक, इंडिया ने जो HCFCs हैं ये अनाउंस किया कि 2020 तक इंडिया ने HFC, ठीक, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं उनके यूज़ को फेज आउट कर दिया है, मतलब उसको बंद कर दिया है। इंडिया हैज़ बिकेम वन ऑफ द फर्स्ट अमंग डेवलपिंग कंट्रीज अंडर द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल टू अचीव दिस फीस्ट। इंडिया के लिए जो चीज़ें रखी गई थी, जिन चीज़ों को निर्धारण किया गया था कि इंडिया को कितना यूज़ करना है, जो हमारे ODs हैं, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस हैं, उसके जो चीज़ें सब्सटेंसेस हैं उनके यूज़ को जितना बताया गया था उसको जो है इंडिया ने बहुत जल्दी अचीव कर लिया और इंडिया वो पहला ऐसा कंट्री बन गया, डेवलपिंग कंट्री बन गया जो कि जो हमारे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अंदर जो चीज़ें बताई गई हैं उनको पालन करने वाला देश। ठीक, जिसने हमारा जो HCFCs हैं उसके यूज़ को फेज आउट कर दिया। ठीक, और इंडिया ने एक दूसरी चीज़ करी है, इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान। इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान के अंतर्गत इन्होंने ओजोन सेल्स बनाए हैं ऑफ द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। इसका शॉर्टकट है MOEFCC। इन्होंने लॉन्च किया है इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान ICAP। इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान लागू किया है ताकि ये अहम रोल प्ले कर सके ओजोन लेयर प्रोटेक्शन में। ICAP इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान का जो एम है, क्या एम है, प्रोवाइड सस्टेनेबल कूलिंग जो है उसको प्रोवाइड करने का काम करते हैं, वाइल कीपिंग इन माइंड एट द सेम टाइम द नीड टू प्रोटेक्ट द ओजोन लेयर। जो ओजोन लेयर है उसको प्रोटेक्ट करने में कैसे अपना हम योगदान दे सकते हैं। तो ये बेसिकली हमारा वीडियो था ओजोन लेयर को लेकर के, कौन कौन से कन्वेंशंस उठाए गए हैं ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक, ओजोन लेयर डिप्लीशन में कौन कौन सी चीज़ें अपना हम रोल प्ले करती हैं उसके बारे में। आई होप you like the video and you understand it as well, and if you want more such educational content like this, so please stay connected with me, subscribe my channel. Hope you are good. See you in the next, and Jai Hind दोस्तों।